भारत के इलेक्शन 2024 मोदी ब्रांड का चर्चा। और मैं देख रहा था कि बहुत सारा इंटरनेशनल मीडिया घुस पड़ा है इलेक्शन के हवाले से, लेकिन भारत में इंटरनेशनल मीडिया को कोई भी लिफ्ट नहीं कराता क्योंकि भारत जाग चुका है। इसके साथ साथ वहाँ पे मैनिफेस्टो जो हैं वो बड़ी पार्टियों के सामने आ चुके हैं। बहुत सारे इश्यूज़ हैं। ऑफ कोर्स 19 अप्रैल से 1 जून तक जब इलेक्शन ने चलना है तो भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, जिसमें कहा जाता है कि 970 मिलियन से ज़्यादा जो लोग हैं वो वोट कास्ट पोटेंशली कर सकते हैं। और इतना बड़ा मैंडेट, इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी। और आज हमारे साथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रोहतक के डायरेक्टर प्रोफेसर धीरज शर्मा जी जुड़े हुए हैं, जो अपनी रिसर्च, अपनी इन डेप्थ जो उनकी स्टडीज़ हैं उनके हवाले से ये सारा मंजरनामा हमें समझाएंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। सर, ये बताइए कि ये मैनिफेस्टो तो आपने सबसे पहले पढ़े होंगे, मुझे यकीन है, क्योंकि आप तो रिसर्च के जिसे कहते हैं ना कीड़े हैं, हमारे देसी लैंग्वेज में जिसे कहते हैं, आप तो रिसर्च में घुस जाते हैं। तो सर, ये दो बड़ी पार्टियों के मैनिफेस्टो या और पार्टियों के जो अगर मैनिफेस्टो रेलेवेंट हैं तो कैसे आपको सर दिखते हैं? बातचीत यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले जी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे जो मैनिफेस्टोज हैं उनमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो है वो पिछली दफा का मैनिफेस्टो अवेलेबल है। अभी जो मैनिफेस्टो, जो इस बार का जो मैनिफेस्टो है वो अभी उन्होंने रिलीज नहीं किया, जो कि 1 हफ्ते बाद रिलीज होगा। लास्ट टाइम जो भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो था वो अगेन उन्होंने इसको सेंटर किया था अराउंड आर्टिकल 370, अराउंड राम मंदिर, अराउंड पुअर पीपल, फार्मर्स, अराउंड दैट। तो अभी जो अनाउंसमेंट हुई है 2 दिन पहले कि इस हफ्ते मैनिफेस्टो जो रिलीज होगा, इट विल बी सेंटर्ड ऑन पुअर पीपल, फार्मर्स, विमेन एंड यूथ। ये उन्होंने लार्जर थीम जो डिक्लेयर की है कि इसके ऊपर वो मैनिफेस्टो बनाएंगे। अब मैनिफेस्टो जो है वो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, बिकॉज एक तरह से ये प्रॉमिस है कि वी विल डिलीवर ऑन इट। कांग्रेस पार्टी ने अलबत्ता अपना मैनिफेस्टो डिक्लेयर कर दिया है। सो आई थिंक इट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट दैट फॉर अस, अगर हम कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो देखें तो उनका जो मैनिफेस्टो स्टार्ट होता है, द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ देयर मैनिफेस्टो और फर्स्ट प्रेमिस ऑफ देयर मैनिफेस्टो इज दैट कि उन्होंने दे आर टॉकिंग अबाउट सोशल जस्टिस। और सोशल जस्टिस में दे आर टॉकिंग अबाउट द रिजर्व्ड कैटेगरीज एंड दे आर टॉकिंग अबाउट माइनॉरिटीज। तो उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग उसमें एक प्रॉमिस किया है अपने मैनिफेस्टो में। माइंड यू, manifesto is just a manifesto, it's a poll promise. I don't know how many parties fulfill it or not fulfill it, but it is declared as a document on which technically people are supposed to vote. ये जो मैनिफेस्टो है इसके आधार पर लोगों को जानकारी मिलती है कि पॉलिटिकल पार्टी की विचारधारा क्या है और वो क्या प्रॉमिसेस, वादे कर रही है, और उसके ऊपर वोटिंग होनी चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले कहा है कि वो जो 50% रिजर्वेशन भारत देश में पहले शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की रिजर्वेशन होती थी, आहिस्ता आहिस्ता रिजर्वेशन का दायरा बढ़ता गया। लोगों को जानकारी होगी कि मंडल कमीशन जो 89-90 में जिसकी इंप्लीमेंटेशन के ऊपर बहुत भारत देश में एक तरह से आग की तरह एक एनवायरनमेंट बन गया था, वो फाइनली जो इंप्लीमेंट हुआ उससे 2-4 साल के बाद जब इंप्लीमेंट हुआ तो उससे बैकवर्ड कास्ट, अदर बैकवर्ड कास्ट को भी रिजर्वेशन मिल गई। सो भारत देश में टेक्निकली ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की रिजर्वेशन होती है जॉब्स में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने, लोग सुप्रीम कोर्ट में गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था कि रिजर्वेशन तभी बनती है व्हेन इट इज बिलो 50%। इसीलिए जनरल कैटेगरी के लिए 50.5% और रिजर्व कैटेगरी के लिए 49.5%, जिसमें से कि तकरीबन 27% जो बनता था
वो तकरीबन बनता था 27% SC और ST का, और 22% 22.5% जो बनता था वो OBC कैटेगरी के लिए होता था। तो अब बहुत सारी स्टेट्स ने इस 50% के जो क्राइटेरिया को डायरेक्टली इनडायरेक्टली एलिजिडली वायलेट किया है। कैसे कि सबसे पहले तो बहुत सारी स्टेट्स ने अपने ही अंदर, स्टेट्स में बहुत सारी जॉब्स होती हैं, स्टेट्स के अपने क्राइटेरिया होते हैं, वहां पे कुछ ऐसी सदर्न स्टेट्स हैं जहां पर तो ये रिजर्व कैटेगरी इवन टचेस 60-70%, तो जनरल कैटेगरी के लिए वो 30%। तो कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में ये डायरेक्टली इसके ऊपर प्रॉमिस कर दिया है कि वो 50% का जो रिजर्वेशन का सीलिंग है वो इस कैप को कॉन्स्टिट्यूशनली रिव्यू करेंगे और रिवाइज करेंगे। इसका अर्थ ये है कि जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी की जो रिजर्वेशन 49.5% पे कैप होती है वो इसके ऊपर भी जाएंगे, depending on what the situation is, but they have promised that they will, review it and revise it. ये एक उन्होंने बड़ा प्रॉमिस किया है। दूसरा उन्होंने बड़ा प्रॉमिस किया है जी कि वो भारतीय जनता पार्टी की जो स्कीम्स हैं उसको वो डिसमेंटल करेंगे। सबसे पहले उन्होंने कहा है जी हम अग्निवीर जो स्कीम जो फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ द डिफेंस पर्सनल, जो जवानों को लेकर, हम उसको रिवोक कर देंगे। जम्मू एंड कश्मीर को हम स्टेटहुड दे देंगे। उसके बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है हम उसको हटा देंगे, दरकिनार कर देंगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को हम दरकिनार कर देंगे, क्योंकि एजुकेशन एक कंकरेंट लिस्ट में है, स्टेट सब्जेक्ट भी है और यूनियन का सब्जेक्ट भी है। वो कहते हैं इसको यूनियन का सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, हटा देना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि हम CAA उसको भी हम दरकिनार कर देंगे कि सबको इक्विटी होनी चाहिए, पैरिटी होनी चाहिए। they have alluded to that, ये का राइट वर्ड नहीं यूज हुआ, बट उन्होंने इसका इनफर इस तरह से उसको एक तरीके से इस तरह से बता के कि हम उसको भी एक तरफ कर देंगे। सो अगर हम मैनिफेस्टो के हिसाब से देखें तो कांग्रेस मैनिफेस्टो इज लार्जली जो सेंटर्ड है वो माइनॉरिटीज के लिए है। जो बैकवर्ड हैं उनको भी टारगेट करने का प्रयास किया गया है। एंड प्राइमरीली इसका लार्जर फोकस ये भी है कि वो जो भारतीय जनता पार्टी के कुछ की प्रोग्राम्स है उसको डिसमेंटल किया जाए। और फाइनली इन्होंने ये कहा है कि फार्मर्स के सेंटर पे हम अप्रोच रखेंगे। फार्मर्स के लिए ये कहते हैं कि जो MSP है उसको वो एक वैधता देंगे, लीगैलिटी दे देंगे। ठीक है जी। इन सब चीजों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में भी मुझे अपेक्षा है कि इन चीजों के मामले में वो आएगा जब भी मैनिफेस्टो रिलीज होगा, तो इन चीजों के ऊपर। बट अगर 2019 का हम मैनिफेस्टो पकड़ लें तो उन सब चीजों में, इन सब चीजों के ऊपर वहां पर भी एक कमेंट्री है, मोर और लेस ऑन ऑल ऑफ दीस थिंग्स। अब अगली बड़ी पार्टी अगर हम पकड़ें जिसको मतलब काफी ज्यादा अगर हम देखें कि MPs मिलते थे हिस्टोरिकली, डिपेंडिंग ऑन द ईयर, 25 से 30 MPs जो हैं वो बहुत बार तृणमूल कांग्रेस को मिले हैं और 40, 50, 60 MPs कई बार कम्युनिस्ट पार्टी को मिले। कम्युनिस्ट पार्टी हालांकि पिछली 2 इलेक्शन में, 2019 और 2014 के इलेक्शन में, उनकी नंबर ऑफ MPs तो बहुत श्रिंक हो गए, सिंगल डिजिट में ही चले गए वो लार्जली। आज कम्युनिस्ट पार्टी की जो प्रेजेंस है, जहां से वो MPs लाने का प्रयास करेंगे, वो होगी केरला, और कुछ वो प्रयास करेंगे नॉर्थ ईस्ट से और कुछ वो प्रयास करेंगे बंगाल से। और बाकी स्टेट्स में उनकी कोई आने की ज्यादा अभी संभावना नहीं। तो उनका जो मैनिफेस्टो है वो भी बड़ा एक यूनिक सा मैनिफेस्टो है। उनके मैनिफेस्टो में उन्होंने कहा है जी हमारे लिए सबसे बड़ा कंसर्न है डेटा प्राइवेसी। डेटा के ऊपर वो कहते हैं भी सर्वेलेंस होती है, लोगों को टारगेट किया जाता है, लोगों की प्राइवेसी नहीं है, उसके ऊपर वो पॉलिसी बनाएंगे। दूसरा वो बात करते हैं कि इंटरनेट फॉर द पीपल। वो कहते हैं इंटरनेट का कंट्रोल अमेरिका के हाथ में है, इसको अमेरिका के हाथ से ले लेना चाहिए और इंटरनेट फॉर द पीपल होना चाहिए, तो इसके ऊपर वो कार्रवाई करना चाहते हैं। उसके अलावा वो मोनोपोलीज के ऊपर कर्व करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि मोनोपोलीज जो है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, उनके ऊपर कर्व होना चाहिए और उनको कंट्रोल करना चाहिए। फेडरलिज्म के ऊपर वो बात करते हैं थोड़ी बहुत। और बाकी वो कहते हैं कि एक मीडिया के ऊपर जो कंट्रोल है उसको रिलैक्स होना चाहिए। कम्युनिस्ट पार्टी अपने मैनिफेस्टो में लिखती है और कहती है कि प्रसार भारती, जो कि अभी भी एक पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है, जो देखता है दूरदर्शन इत्यादि चैनल्स को,
प्रसार भारती को कहते हैं बड़ा सशक्त करना है और उसको वो ऑटोनॉमस करना चाहते हैं। तो ये है कम्युनिस्ट पार्टी के मैनिफेस्टो की हाइलाइट्स। उसके बाद आती है जी तृणमूल कांग्रेस। तृणमूल कांग्रेस कहती है जी कि हम और तृणमूल का भी बाय द वे 2024 का भी मैनिफेस्टो आया नहीं है। 2019 के मैनिफेस्टो और जो इलेक्शंस हुई थी 21 में उसके मैनिफेस्टो को जोड़ तोड़ के उनकी पोजीशन देखी जाए तो उनकी जो लार्जर पोजीशन यही है कि वो फेडरलिज्म की बात करते हैं। वो कहते हैं कि फेडरल स्ट्रक्चर स्ट्रेंथन होने चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट के पास ज्यादा ऑटोनॉमी होनी चाहिए, सेंटर हावी नहीं होना चाहिए। लोकपाल के ऊपर वो बात करते हैं, लोकपाल होना चाहिए। वो नेशनल पॉलिसी बनाना चाहते हैं एमएसएमईज के ऊपर, और वो दिल्ली में चाहते हैं कि गवर्नमेंट मेजोरिटेरियनिज्म के सेंट्रल गवर्नमेंट ना हो, एंड दे वांट के मैक्सिमम जो पावर्स हैं वो फेडरल वो स्टेट्स की तरफ डाइल्यूट हो, और सेंटर जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग सेंटर नहीं होना चाहिए। लार्जर उनका उनका व्यू है। ये तीन पार्टीज के अलावा अगर आप समाजवादी पार्टी को देखें या बीएसपी को देखें या आप कोई और सदर्न पार्टीज को भी पकड़ लें तो उनका लार्जर जो व्यू है वो इन्होंने जो इंडिया अलायंस बनाई है वो इसी के सेंट्रिक है। दे आर टॉकिंग अबाउट राइट्स फॉर माइनॉरिटीज, राइट्स फॉर बैकवर्ड एंड डिसमेंटलिंग ऑफ सम ऑफ द schemes which have been initiated and started by भारतीय जनता पार्टी। जी, आपने बड़ी तफसील से जो डिफरेंट पार्टीज़ हैं, जो अलायंस हैं भारत में, उनका क्या पर्सपेक्टिव है, क्या मैनिफेस्टो है, मंशूर क्या है और किस तरफ लेके जाना चाहते हैं। अभी बीजेपी का मंशूर आया नहीं, मगर एक अनाउंसमेंट जिसका आपने जिक्र किया वो आया, और हम उनकी 10 साल परफॉर्मेंस की बुनियाद पर स्पेकुलेट कर सकते हैं कि वो क्या करेंगे। मैं तो यही समझता हूँ कि जो कुछ उन्होंने किया है उस काम को वो फर्दर आगे लेकर जाएंगे, क्योंकि वो तो इनकम्बेंट हैं और उनकी डिलीवरेंस जो है वो पब्लिक के सामने है। तो सर ये बताइए कि जनता जो है इस तरह के मैनिफेस्टो पे कितना बिलीव करती है या कितना ध्यान देती है, क्योंकि जनता तो देखती है कि ये पार्टियां एक अरसे से, चाहे सेंटर हो चाहे रीजन्स हो, वहाँ पे काम कर रही हैं, और जो उनके काम हैं उनको देख के ही वो गैस करते हैं कि आगे ये किस तरफ जाएंगे। वो शायद मैनिफेस्टो को जो आम जनता है वो इतना लिफ्ट नहीं कराती, मेरी ये परसेप्शन है। तो आप इसको कैसे देखते हैं अपने इंस्टीट्यूट के हवाले से, जो आपकी स्टडीज़ हैं, आपकी अपनी पर्सनल स्टडीज़ हैं, आप इनको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं आपको इसका बेसिस बता देता हूँ। आपने बिल्कुल सही कहा कि मैनिफेस्टोज के ऊपर लोग इतना इन डेप्थ ध्यान नहीं देते। बहुत सारे लार्ज चंक ऑफ वोटर्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने कभी मैनिफेस्टो पढ़ा भी नहीं होगा। उनका जो व्यू फॉर्म होता है ना, वो व्यू फॉर्म होता है लार्जली पॉलिटिकल पार्टी से, कि ये पॉलिटिकल पार्टी लार्जली किस चीज के लिए स्टैंड करती है। दूसरा, उस पॉलिटिकल पार्टी का जो बड़ा लीडर है उसके बारे में उनके क्या विचार हैं। तीसरे लेवल पे उनका विचार आता है कि जो उनका लोकल जो लीडर खड़ा हुआ है, लोकल कॉन्स्टिट्यूंसी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसके बारे में उनका क्या विचार है। तो ये 3-4 जो इन्फ्लुएंसेस हैं, नंबर 1 इज द इन्फ्लुएंस ऑफ व्हाट डज द पार्टी स्टैंड फॉर। जो पार्टी आज की डेट में एज एन इंडिपेंडेंट अगर किसी को इलेक्शन लड़ना है तो इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू कंटेस्ट द इलेक्शन एंड इवन टू विन, क्योंकि people have to form some opinion about you and it is very difficult now to form opinion about individuals। तो पार्टी एक बहुत बड़ा एक वो व्यू प्रोवाइड करती है कि लोगों को उस पार्टी के दायरे में। तो अगर मैं आपके व्यूअर्स को थोड़ा समझाने का प्रयास करूं कि फॉर इंस्टेंस प्रॉक्टर एंड गैम्बल एक बहुत बड़ी कंपनी है। प्रॉक्टर एंड गैम्बल के नीचे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। अब प्रॉक्टर एंड गैम्बल एक कंपनी को एक एश्योरेंस देता है कि भी एक वेल मैन्युफैक्चर्ड एक बहुत बड़ी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। उसके नीचे जो है वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, और वो टाइड से लेकर आपके टूथपेस्ट, पेप्सोडेंट से लेकर सारे उनके प्रोडक्ट्स हैं। अब उन प्रोडक्ट्स की अपनी भी ब्रांड एक्विटी है और प्रॉक्टर एंड गैम्बल की अपनी भी ब्रांड एक्विटी है। दोनों की ब्रांड एक्विटी अगर स्ट्रांग हो तो बहुत ही बढ़िया, परंतु अगर एक की भी स्ट्रांग हो तो थिंग्स कैन स्टिल मटेरियलाइज। बट अगर तीनों भी स्ट्रांग हो, विच मींस the political party, the party leader and the constituency में जो बंदा लड़ रहा है, then it is a sure shot winner। परंतु अगर तीनों की वीक हो तो इस हिसाब से अगर हम इवेल्युएट करें आज की डेट में, भारतीय जनता पार्टी has become the largest party in the world actually। कि इतना उनका जो रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं, मेरे ख्याल से वो क्लेम करते हैं 5 से 6 करोड़ रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं।
तो जो पार्टी का अपना कार्डर बहुत स्ट्रांग है. नरेंद्र मोदीज इमेज is today it's a very very powerful image and उसके ऊपर कुछ कमेंट करने की जरूरत ही नहीं है बिकॉज ही इज इन द पास्ट इलेक्शन जो अभी जो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और जो ये तेलंगाना में जो इलेक्शंस हुए थे, इन इलेक्शंस में दिखा दिया कि उनकी एक जो पावरफुल ब्रांड एक्विटी है, that was single most important factor for the BJP to carry those states. तो पार्टी की ब्रांड एक्विटी हो गई, लीडर की ब्रांड एक्विटी हो गई, और फाइनली कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो बंदा लड़ रहा है उसकी ब्रांड एक्विटी. तो इसको अगर समेट अगर हम करें तो उससे एक विनेबिलिटी का एनालिसिस किया जा सकता है. उसी तरफ से फिर अपोजिंग पार्टीज में जो जैसे कांग्रेस है, उसकी एक ब्रांड एक्विटी होगी, वो विज़ावी बीजेपी, और फिर उनके जो बड़े लीडर्स हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं या राहुल गांधी जी हैं, सोनिया गांधी जी, उनकी एक ब्रांड एक्विटी, और उनका जो बंदा जो इलेक्शन लड़ रहा है ऑन द ग्राउंड, उसकी ब्रांड एक्विटी. तो ये समेशन जो है सेम वे आगे ये तो लोगों के परसेप्शन की बात है. अब एक्चुअल वोटिंग कैसे होती है भारत देश में जी? हर जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसको लोग पन्ना मींस अ ग्रुप ऑफ इट्स पन्ना के अंदर इवन पन्ना के अंदर जो हरियाणा में टर्म यूज होती है उसको बोलते हैं खोड़ा. खोड़े के अंदर जो लोग, वो सेट ऑफ फैमिलीज, वो रिलेटेड फैमिलीज, उसके ऊपर बन गया पन्ना, जो लार्जर विलेज के ऊपर विलेज के देन सब डिवीजन, ऐसे करके. तो एवरीबडी नोज कि अगर आप ग्रास रूट लीडर्स को देखेंगे, उनको यहां तक मालूम होता है कि इस गांव में इतने परिवार हैं और इतने परिवार इतनी वोटिंग करेंगे इस डायरेक्शन में, और उनके की इश्यूज क्या हैं. तो ये एक लोकल लेवल पे जो इम्पैक्ट है वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट है वो भी. अब नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन ऑफ मैनिफेस्टो. मैनिफेस्टो का सिर्फ ये रोल रहता है लोगों को बताने का कि वो पार्टी और पार्टी की लीडरशिप क्या सोच रही है. एजेंडा सेटिंग थ्योरी, दुनिया में हजारों चीजें हो रही हैं. मैनिफेस्टो अगर आप देखेंगे 15-15, 16-16 पेजेस के मैनिफेस्टोज होते हैं. इन 15-16 पेजेस के मैनिफेस्टो को अगर हम कंडेंस कर दें एक चीज के ऊपर, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एजेंडा सेटिंग थ्योरी. फॉर इंस्टेंस, एक कार है, कार के अंदर सैकड़ों पार्ट्स हैं और सैकड़ों पार्ट्स की अपनी अपनी कैपेबिलिटीज हैं, परंतु जब आप कार खरीदते हैं आप उसको 3 या 4 पैरामीटर्स में एवेल्युएट करते हैं. कार कितने सीसी की है, उसका सस्पेंशन कितना तगड़ा, उसकी माइलेज क्या है, और इन सब पैरामीटर्स के ऊपर आप कार को एवेल्युएट कर लेते हैं. तो हंड्रेड्स ऑफ फीचर्स ऑफ कार. लैपटॉप आप खरीदते हैं, लैपटॉप की दी एंटायर इंजीनियरिंग जो लैपटॉप की है उसको कंडेंस कर दिया जाता है 3 या 4 फीचर्स. i3, i5, i7 वो आपको बता देता है अभी क्या उसका प्रोसेसर स्पीड, उसकी जो हार्ड ड्राइव, ये 3-4 फीचर्स जो कि एक कॉमन आदमी को अंडरस्टैंड हो जाते हैं. यू डू नॉट हैव टू बी अ कंप्यूटर इंजीनियर टू परचेज अ कंप्यूटर. एक कॉमन आदमी को ये पता होता है. आप अगर अपने लिए सनस्क्रीन खरीदने जाते हैं तो सनस्क्रीन मॉइस्चराइजर मुंह पे लगाते हैं, उसके ऊपर सन प्रोटेक्शन फैक्टर होता है. अब SPF 35 और SPF 15 में आपको पता है कि 35 इज बेटर देन 15, और SPF आपको ये नहीं मालूम कि SPF बनता कैसे है, कि उसमें कितना एलोवेरा, कितना ग्लिसरीन और कितना मॉइस्चराइजर, क्या उसके कॉन्डिमेंट्स होंगे. नोबडी नोज, बट इट इज द व्यू टू असेस द मॉइस्चराइजर सन प्रोटेक्शन फैक्टर हैज बिकम अ टूल. उसी तरह से पार्टीज जो हैं अपने सन प्रोटेक्शन फैक्टर्स अगर हम कहें मैनिफेस्टोस के जरिए उसको बताते हैं कि हम अगर हमें इवेल्युएट करना है तो आप देखें कि आपको नेशनल सिक्योरिटी टुडे इज वेरी इंपॉर्टेंट इशू. majority minority rights in the country is a very important issue. Population and demographic changes in country are very very important issue. Migrants coming into our country, illegal migrants coming into is a very very important issue. उसी तरह से अगर आप देखें कि हमारे देश में फार्मर्स की क्या स्थिति है और फ्यूचर उनका क्या है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इशू. लेट्स गो वन स्टेप फर्दर. एलिविएशन ऑफ पीपल, पॉवर्टी एलिविएशन एक बहुत बड़ा एक इशू है कि कितने लोगों को पॉवर्टी से अपलिफ्ट किया जाता है. तो गरीबों के लिए एक बहुत बड़ा इशू, गरीबी एक बहुत बड़ा इशू है. ये अगर हम 4-5 इश्यूज को पकड़ लें तो इसके ऊपर विभिन्न पार्टियों का क्या स्टैंड है. तो मैनिफेस्टो नोबडी विल गो इनटू डिटेल.
पीपल विल से कि देखिए सिक्योरिटी के ऊपर कौन ज्यादा आपको लगता है आपको स्ट्रेंथ देता है, आपको साइकोलॉजिकल प्रोटेक्शन कौन ज्यादा देता है, आपके देश की बाउंड्रीज की इंटीग्रिटी बाय नॉट अलाउइंग इलीगल इमिग्रेंट्स कौन ज्यादा देता है, उसी तरह से जो फार्मर्स के हित में कौन ज्यादा बात कर रहा है। ये 4-5 इश्यूज डिफाइन करेंगे कि आदमी की साइकी पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ कैसी बनती है। नाउ दैट विल स्टिल नॉट डिटरमिन वोटिंग पैटर्न, क्योंकि वोटिंग तो वो एक फिनोमेना है, एक बहुत बड़ा, इट्स अ मशीनरी। कैसे वोटिंग को एक प्रोसेस में लोगों को एनर्जाइज किया जाता है बाय लोकल पीपल वर्किंग एज पन्ना प्रमुख्स, या जो खोड़ों के इंचार्ज हैं वो कैसे जाकर लोगों को मोटिवेट करते हैं, लोगों को लेके आते हैं, वो एक बहुत बड़ी एक मशीनरी है, वो एक डिफरेंट स्टेप है। पर आई एग्री विद यू कि मैनिफेस्टो लोग ना इतना डिटेल में जाते हैं ना इतना पढ़ते हैं। दीज आर प्रोमिसेस व्हिच कैन बिकम अ टूल ऑफ इवैल्यूएशन लेटर। जब 5 साल पूरे हो जाएं तो आप लोगों से पूछेंगे आपने उस पर डिलीवर किया या नहीं किया, वो एक इंपॉर्टेंट इशू। हम यहाँ कनाडा में बैठ के देखते हैं और हमारे साथी जो भारतीय बैकग्राउंड के अमेरिका में भी, हम सब आपस में गुफ्तगू करते हैं और ये सोचते हैं कि आफ्टर ऑल क्या वजह है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हिमसेल्फ और उनकी पार्टी दोनों एक बड़े ब्रांड के तौर पर भारत में सामने आ रहे हैं, और साफ दिख रहा है कि अगली सरकार भी, यानी तीसरी सरकार भी, वो शायद, बल्कि शायद क्या, यकीनी बनाते नज़र आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ इतनी बड़ी बड़ी पुरानी पार्टियां हैं, वो इतना पीछे क्यों हैं? हमें ये कंसर्न है कि इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां इतनी इम्पॉर्टेंट अपोजिशन क्यों नहीं बना पा रही। इतने बड़े बड़े नाम, चाहे राहुल गांधी जी का हो, ममता बनर्जी का हो, अखिलेश यादव का हो, इतने बड़े बड़े नाम, वो कहीं पर हमें मोदी जी और उनकी पार्टी के सामने यहाँ हमें महसूस होता है कि उसके करीब भी ये लोग नहीं हैं। तो क्या वजह आपको भारत में इसकी दिखती है? मैं आपको इसका आंसर दूंगा। ये राइटर्स में अभी एक आर्टिकल आया है बड़ा इंपॉर्टेंट, मोदी आइज अ थर्ड विन इन इंडिया इंडियन इलेक्शंस, हु इज ही, हाउ ही केम टू पावर। ये 2024 अप्रैल 11 रात को, हमारे यहाँ की रात और वहां की दोपहर में ये आर्टिकल लिखा गया है। ये आर्टिकल इलस्ट्रेट करता है जो जितनी भी आपने चीजें जिक्र किए हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं आपको बता दूं, देखिए, होप इज अ वेरी पावरफुल थिंग। भारत देश में होप दिखाना, लोगों को एक सपना दिखाना, जो सपना नहीं देखेंगे तो फिर पूरा कैसे होगा, सपना दिखाना बड़ा जरूरी हो जाता है। व्हाट शुड पीपल एस्पायर फॉर, लोगों की एस्पिरेशंस क्या हैं, लोग कहां जा सकते हैं। तो ये आर्टिकल जो है, ये राइटर्स का आर्टिकल है। ये आर्टिकल लिखता है कि टेंटेटिव टारगेट जो है 2047 का भारत के लिए, जबकि भारत की आजादी को 100 साल हो जाएंगे, 2047 की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि 2047 के ऊपर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कमेंट कर दिया और उन्होंने कहा है कि 2047 में वो अपनी इकोनॉमी को 8 टाइम्स बड़ा करेंगे, $29 ट्रिलियन पे वो इकोनॉमी को लेकर जाएंगे। पर कैपिटा इनकम को 7 टाइम्स करेंगे, 18,000 $US पर कैपिटा इनकम करेंगे, और यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में भारत एक परमानेंट मेंबर बनेगा। अब आप देखें कि ये बहुत ही स्ट्रैटेजिक लेवल की चीज है, जिसका आम आदमी के लिए कोई इतना, मतलब जिसे कहते हैं एट द प्रेजेंट टाइम, कोई उसका इंप्लीकेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि जी ये 2047 की बात है। परंतु आज का जो भारत है और आज का जो भारत का युवा है, वो ये कहानी सुनना चाहता है। वो ये सुनना चाहता है कि भारत कहां जा सकता है। लोग हमसे ऐसे सवाल पूछते हैं, व्हाट इज द फ्यूचर। देयर आर पीपल, इंडियन पीपल हु आर स्टेइंग अब्रॉड, ये जानना चाहते हैं कि वो इंडिया में आए, वापस आए, या वापस आकर वो क्या करें उनको, या जो पढ़ने लिखने गए हुए हैं, क्या वो इंडिया वापस आए या वहां रहें। तो उनके लिए एक ये बड़ा ही मोटिवेटिंग फैक्टर है। गांव देहात के लोगों को भी ये लगता है कि भारत देश कहां जाएगा, ऊपर कहां, व्हाट इज द नेक्स्ट लेवल फॉर भारत। तो मुझे ऐसा लगता है कि डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बिटवीन पार्टीज यही है कि एक पार्टी जो है वो आपको एक ऐसा व्यू दे रही है
फ्यूचर का एक बड़ा फ्यूचरिस्टिक सा स्ट्रेटेजिक सा व्यू दे रही है। अब आई डोंट नो कि 2047 में क्या होगा क्या नहीं होगा, परंतु एक सपना एक बुनकर लोगों को दिया जा रहा है और लोगों को एक उससे इंस्पिरेशन मिल रही है। Whereas, contrarily, what has happened, जो मेरा एग्जामिनेशन है of what has prevailed through the manifestos and otherwise of the opposition parties, कि opposition parties के जो manifestos हैं, they are largely dealing with a criticism of the present government rather than providing a सपना, एक view। तो वो अपना if I was to as a political analyst, अगर मैं इसको मैं एक सजेशन दूंगा, एज ए कंसल्टिंग एक सजेशन देता, तो ऑपोजिशन पार्टीज वुड हैव बीन बेटर ऑफ कि वो अगर लोगों को एक फ्यूचर ऑफ इंडिया या लोगों को ये बताते कि क्या हो सकता है, रादर देन फोकसिंग ऑन कि क्या हुआ, गलत हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। सो द एनर्जी रिसोर्सेज का फोकस on the political dispensation and its policies का criticism के ऊपर resources कम खर्चे जाते and building of a narrative के future क्या होना उसके ऊपर ज्यादा होते, then it would have been a better contest. At the present time ये इसीलिए difficulty हो रही है contest में क्योंकि criticism तो ठीक है, वो होना भी चाहिए, जो विपक्ष का रोल है कि वो criticize करे जो ruling party को, परंतु इलेक्शन के टाइम में दैट कैन नॉट बी द सोल फोकस। दे शुड आल्सो शो कि हमारे पास सोल्यूशन क्या है। तो एक सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच लोग चाहते हैं। वो ये लोग चाहते हैं कि भाई आप ये बताएं कि ठीक है, ये चीजें अगर आपकी आंखों में ठीक नहीं है तो इसका समाधान क्या है, आप उसके लिए क्या समाधान और सोल्यूशन दे रहे हैं। वो जो मैसेज है वो अभी तक पब्लिक में इतना स्ट्रांगली नहीं गया, इसीलिए I think we are seeing that rioters हो, चाहे वो अल जजीरा हो, चाहे वेरियस फॉरेन मीडिया भी हो, वो ऑलरेडी ये कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी is eyeing for a third term, is likely to win the third term, and discussion जो है is centered on कि वो कितनी वोट्स लेके आएंगे या कितनी सीट्स लेके आएंगे। It is not centered on that BJP will be voted out। आप लार्जर नैरेटिव देखें विद इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया, लार्जर नैरेटिव यही है कि दे आर कमिंग बैक एंड दैट बट विद हाउ मेनी सीट्स वन डजंट नो। इसके ऊपर डिस्कशन और डिबेट हो रहा है। सो दिस आई बिलीव कैटेगोरिकली कम्स फ्रॉम द प्रीवियस स्टेटमेंट व्हिच आई हैव मेड, इज दैट पीपल वुड लाइक एन एस्पिरेशनल स्टेटमेंट फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टीज कि व्हाट इज द वे फॉरवर्ड। जो हो गया सो हो गया, वे फॉरवर्ड क्या है ना। वे फॉरवर्ड में ये राइटर्स का आर्टिकल बड़ा ही कैटेगोरिकली स्टेट करता है कि द करंट प्राइम मिनिस्टर हैज गिवन अ विजन। अब चाहे वो 2047 का विजन है, बट विजन दे दिया, एस्पिरेशनल विजन दे दिया। ऑन द अदर हैंड कॉन्ट्राडिक्टरी विजन ऑफ 2047 एस्पिरेशनल अगर होता, देन वन कुड कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट, बट एट द प्रेजेंट टाइम दैट इज नॉट देयर। जी, आपने बात की कि विजन की 2047 का विजन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने दे दिया। अब तक जो उनकी डिलीवरेंस रही वो दुनिया के सामने है और भारतीय उसको बहुत मानते हैं कि इकोनॉमिक फ्रंट पे स्टॉक एक्सचेंज की मार्केट हो, भारत तीसरे से 5वें नंबर पे है। और इस सारी सिचुएशन में एक इशू भी है जो भारत का मीडिया ही बताता है कि भारत में जो जॉब मार्केट है, इतने अच्छे इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस के बावजूद वो कोई बहुत ल्यूक्रेटिव नहीं है यूथ के लिए प्रिसाइजली। तो इतने बड़े बड़े विजन्स, होप्स और डिलीवरेंस के बावजूद ये चैलेंज भी हमें नज़र आता है। तो आप इस चैलेंज को कैसे आपने स्टडी किया है, कैसे देखते हैं आप? देखिए जी, जॉब मार्केट का जो फिनोमेना है वो भी एक फिनोमेना कम्स फ्रॉम लार्ज स्केल इंडस्ट्री एंड लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट। 2021 में there was a huge increase in job market because एक stagnation आ गया था कोविड टाइम का, तकरीबन 1.5-2 साल के टाइम पीरियड में रिक्रूटमेंट्स नहीं हुई। तो people also went overboard, उन्होंने बहुत massive रिक्रूटमेंट्स किए। उसके बाद अभी जो टाइम पीरियड है पिछले 1 साल से, वो एक टाइम ऑफ जिसे कहते हैं रैशनलाइजेशन वाला एक टाइम पीरियड है कि पहले
रिक्रूटमेंट हुई नहीं, फिर रिक्रूटमेंट एकदम बहुत ज्यादा हो गई। नाउ कंपनीज को भी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी देखते हुए उसे रैशनलाइज करना है। ग्लोबल सिनारियो जो है दैट इज नॉट वेरी प्रॉमिसिंग। आप अगर देखें, यूरोप इज मोर और लेस इन रिसेशन। रशिया और यूक्रेन की वॉर की वजह से इंटरनेशनल सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो चुकी हैं। अफ्रीका में लार्जली इंस्टेबिलिटी है। अमेरिका में अगर डी ग्रोथ नहीं है तो ग्रोथ स्लो है। ऑल्दो अमेरिका ग्रू इन द लास्ट 2 years, but it has not had a very strong growth because अमेरिका चाइनीज रिलेशन जो है वो अभी दे आर गोइंग थ्रू द probably the lowest in terms of their economic relationships and ironing out their differences, वो एक अपने lowest level पे चल रही हैं। ये सारे जो ग्लोबल फैक्टर्स हैं ये हमारी की इंडस्ट्री जो है आईटी इंडस्ट्री इसको इम्पैक्ट करती है। भारत में जो रिक्रूटमेंट है जिसे हम कहते हैं एम्प्लॉयमेंट, अब एम्प्लॉयमेंट का डेटा ही पहले तो क्वेश्चनेबल है क्योंकि हमारे यहाँ फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर एमएसएमई एम्प्लॉयमेंट उसके डेटा को अगर हम देखें तो बहुत सारा डेटा इज मिसिंग डेटा, बहुत सारा अवेलेबल ही नहीं होता। पर जहां से हमारा डेटा लार्जली बनता है वो है फॉर्मल सेक्टर, और फॉर्मल सेक्टर में आईटी सेक्टर कंट्रीब्यूट्स bulk of this comes from IT and banking। अगर भारत की आप प्रॉफिटेबिलिटी कंपनियों में देखें ना तो जो टॉप 10 कंपनियां हैं वो मेरे ख्याल से 25 से 30% ऑफ द एंटायर प्रॉफिट जनरेटेड बाय द एंटायर इंडिया इनकॉर्पोरेट कम्स फ्रॉम दोस टॉप 8 to 10 कंपनीज। और उनका बिजनेस क्या है? उनका बिजनेस लार्जली यही है, उनका बिजनेस है आईटी या उनका बिजनेस है बैंकिंग। ऑयल कंपनीज जो हैं वो भी आर अनदर, वो एक रिसोर्स में, बट दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग एनी ऑयल लार्जली, वो रिफाइनिंग में आ जाता है। तो वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडेड सर्विसेज जिसे हम कहेंगे, वो these are the largest sources of recruitment। all these three have dependence on the outside scenario, which means global scenario इन तीनों चीजों को इम्पैक्ट करता है। तो मेरा ये है, इट्स अ मल्टीवेरिएट इक्वेशन। मैं परंतु वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर्स के अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर अभी भी there is a struggle in curbing unemployment and unemployment numbers have gone up is because international factors जो है, जो global factors हैं, वो they are not supporting the larger economic conditions within which our top 20 top 10 industry top 20 companies within various industries operate। वो अगर स्टेबलाइज हो जाता है तो मुझे लगता है कि ये फिर से एम्प्लॉयमेंट में वृद्धि होने की अपेक्षा है। ओवरऑल अगर हम देखें एमएसएमई सेक्टर में भी जो है लार्जली स्टेबिलिटी है, थोड़ा पिछले साल ग्रोथ था बट इस साल स्टेबिलिटी है, डिक्लाइन नहीं है। तो अगर हम इसको देखें तो एमएसएमई एक बहुत बड़ा सेक्टर है जहां पे हमारी एम्प्लॉयमेंट जहां से निकल के आती है। तीसरा मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश में एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि देयर इज आल्सो अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट ऐसे है कि एक आदमी 25-30 हजार जो कमा सकता है वो 15 हजार कमा रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो गवर्नमेंट स्कीम्स के बेनिफिशियरीज हैं। अब ये जो फ्री फूड की जो सर्विसेज प्रोवाइडेड हो रही हैं, जो पिछले 2-3 साल से फ्री फूड लोगों को मिल रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा डिसइंसेंटिव है। लोगों को जब खाना मिल रहा है और लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं तो वो एडिशनल लेबर करने के लिए भी लोग तैयार नहीं होते। देश के अंदर ही डिस्पैरिटी है। देश के ऐसे पार्ट्स हैं जहां पे आपको सर्विस प्रोवाइडर्स नहीं मिल रहे, आपको ड्राइवर्स नहीं मिल रहे, आपको प्लम्बर्स नहीं मिल रहे, आपको इलेक्ट्रिशियंस नहीं मिल रहे, आपको बेसिक अनस्किल्ड लेबर नहीं मिल रही। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वेस्टर्न यूपी, कर्नाटका, गुजरात, महाराष्ट्र में अगर आपको अनस्किल्ड लेबर चाहिए फॉर कंस्ट्रक्शन, आपको शॉर्टेज मिलती है। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आप ईस्टर्न यूपी, बिहार, झारखंड, उसके बाद बंगाल उधर चले जाएंगे तो आपको अबंडेंस ऑफ लेबर। तो विद इन लेबर, तो लेबर का आई थिंक माइग्रेशन स्टडीज को इसे देखना चाहिए, हाउ टू रीडिस्ट्रीब्यूट सम ऑफ दिस लेबर सो दैट एटलीस्ट एक बैलेंसिंग इंपैक्ट उसका एट द लोअर लेवल आ जाए। जी, बहुत आपने अच्छे ढंग से सारे मंजरनामे को जो अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से नंबर्स आ रहे हैं आपने एक्सप्लेन किया। और अब हम बढ़ते हैं, जो आपने अभी पीछे बातचीत की इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स के हवाले से, और मैंने भी इस शो के इंट्रो में उसका रेफरेंस दिया। मुझे याद है जब 2019 का इलेक्शन था तो पाकिस्तानी बैकग्राउंड के एक साहब मिस्टर आतिश
तासीर गालबन उनका नाम है, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था न्यूज़ वीक में मोदी डिवाइडर के नाम से। आज वही न्यूज़ वीक है जो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इंटरव्यू करता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का। आपने रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी के एक आर्टिकल की तरफ इशारा दिया। अल जज़ीरा में देख रहा हूँ वो मुसलसल नेगेटिव कैंपेन चला रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और बीजेपी के ख़िलाफ़, लेकिन खैर इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जो इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स हैं, जो कि अगरचे मैं कह रहा हूँ कि भारत में इनकी कोई अट्रैक्शन नहीं है, मगर ये अपना काम कर रहे हैं, कुछ चेंज भी हो रहे हैं। न्यूज़ वीक की एग्जांपल सामने है। अभी बिल गेट्स गए हुए थे भारत और उन्होंने एक बहुत बड़ा इंटरव्यू किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का। एलॉन मस्क ने दावत कबूल कर लिया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की भारत के दौरे के हवाले से। तो इंटरनेशनल जो कनेक्शंस हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उनकी पार्टी के और भारत के, वो आपको कैसे नज़र आ रहे हैं इस इलेक्शन के इर्द गिर्द? अगेन देखिए कि इसमें आपको ये पता ही है कि इंटरनेशनल मीडिया में बहुत सारे लोग जो हैं बाय एंड लार्ज कंटिन्यू टू रिमेन वेरी क्रिटिकल ऑफ इंडिया। न्यूज़ वीक ने एक टर्न अराउंड सॉर्ट ऑफ किया है। न्यूज़ वीक में जो आर्टिकल जो आतिश तासीर की आप बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से आतिश तासीर जो है वो सेम पर्सन है जिनके पिताजी सलमान तासीर गवर्नर थे मेरे ख्याल से, या चीफ जी मिनिस्टर थे बिल्कुल ऐसे ही थे। हाँ पंजाब के, और उनकी मदर तबलीन सिंह हैं, जी वो इंडिया से हैं। अलबत्ता आई थिंक सलमान तासीर और तबलीन सिंह ये इंग्लैंड में ये पैदा हुए। आई डोंट थिंक ही वाज बोर्न इन इंडिया। तो उन्होंने आर्टिकल जो लिखा था, तो अभी जो आर्टिकल न्यूज़ वीक का है वो तो 180 डिग्री ऑपोजिट है। वो तो कह रहे हैं राइजिंग इंडिया एंड राइजिंग मोदी जी एंड सो फोर्थ। So this is just one, but New York Times continues to remain quite critical. Al Jazeera continues to remain quite critical. The Canadian CBC continues to remain quite critical. ये मुझे ऐसा लगता है BBC is very very critical. इनकी अगर आप डॉक्यूमेंट्रीज अगर आप देखते रहें तो बड़े सिस्टमैटिकली वो अपने आप को बड़े सटल तरीके से एक मैसेजिंग करते हैं। जैसे कि मैं BBC का अभी ताजा ईद अभी गई है, ईद के ऊपर उनके मैं हेडलाइन देख रहा था, तो उसमें इंडिया की जब वो पिक्चर दिखाते हैं, वो जामा मस्जिद की पिक्चर दिखाते हैं जहां पे वो दिखाते हैं हजारों लोग सजदे में बैठे हुए हैं। पाकिस्तान की जब वो पिक्चर दिखाते हैं, वो तो दो महिलाओं को एक दूसरे से हग करते हुए फोटो दिखाते हैं। तो पाकिस्तान में महिलाएं सेलिब्रेट कर रही हैं, इंडिया में ये हो रहा है। और वही जब वो इंडोनेशिया में दिखाएंगे तो वो दिखाएंगे कि चर्च है बीच में और उसके इर्द गिर्द बंदे सजदे में बैठे हुए। तो ये सटल जो स्टिमुलस वो देते रहते हैं, वो these are all they are very, their approach is very very colonial still in nature. भारत देश की बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं, बट भारत देश के लोग सक्षम हैं अपनी प्रॉब्लम्स को करने के लिए, एड्रेस करने के लिए। और मैं अभी भी आपको बता रहा हूं, भारत देश में ऐसा नहीं है कि these are straight forward इलेक्शन। भारत देश में आज भी अगर आप देखें, तृणमूल कांग्रेस है, CPIM है, कांग्रेस है, साउथ में DMK है, उसके बाद देयर आर समाजवादी पार्टी है, BSP है, BJD है। ये इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कांग्रेस इटसेल्फ एक पार्टी, नेशनल लेवल पर पार्टी। ये सब पार्टीज जो हैं ये अपने अपने तरीके से जो करंट गवर्नमेंट को अकाउंटेबल करने का प्रयास कर रही है। सो फॉरेन असिस्टेंस इसमें किसी को जरूरत नहीं है। भारत की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इसके जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं, इसके जो इदारे हैं, वो क्वालिफाइड हैं, कॉम्पिटेंट हैं, रिसोर्सफुल हैं कि वो भारत देश की प्रॉब्लम्स को, परंतु आई थिंक आई हैव नॉट सीन कि भारत का मीडिया इतना इंटरेस्टेड हो इन द ब्रिटिश इलेक्शंस या कैनेडियन इलेक्शंस। हाफ द टाइम वन वुड नॉट इवन नो कि इंग्लैंड में प्राइम मिनिस्टर चेंज हो गया या कनाडा में प्राइम मिनिस्टर चेंज हो। ऑफ कोर्स यूएस का थोड़ा रहता है कि लोगों को पता रहता है भी ट्रंप है या बाइडन है। अल जजीरा ने अभी ताजा एक आर्टिकल लिखा है वेयर दे हैव एक्यूज्ड, दे हैव साइटेड अ स्टडी कंडक्टेड बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जहां पर वो बात कर रहे हैं कि हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज बीइंग यूज्ड टू प्रमोट इमेजेस। उन्होंने एक पर्टिकुलर हैंडल को चुना है, होकागे मोदी सामा। होकागे का मतलब होता है विलेज का जो लीडर होता है, पंच, जैसे हमारे पंचायत होते हैं जापान में, होकागे विलेज लीडर को बोलते हैं।
और सामा मतलब एक वहां की एक वो जैसे हमारे यहाँ हुजूर कहते हैं, सर कहते हैं, जी कहते हैं, तो उसी तरह होकागे मोदी सामा एक वो हैंडल है। उसको स्टडी करके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं जो कि पॉलिटिकल एनालिसिस, पॉलिटिकल साइंस देखते हैं, उन्होंने स्टडी करके बताया कि कैसे इमेजेस, एआई जनरेटेड इमेजेस से लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है। नाउ अगर आप उसमें देखें, वही आर्टिकल में खुद ही लिखा हुआ है कि टोटल मीडिया स्पेंड इज ओनली अबाउट $6,500, विच इज अप्रोक्सीमेटली, कोई अगर देखें तो उस लाख, सवा लाख, 1.5 लाख रुपए वो बनता है, which is minuscule in the large scheme of things on how much money gets spent in Indian elections overall. तो वो केस इन पॉइंट बना के इसको हाईलाइट कर रहे हैं, which means आप देखिए कि स्क्रूटनी इतने माइक्रो लेवल पे हो रही है बाय द फॉरेन मीडिया के, which is all right. I think this also demonstrates India's growing stature कि भारत एक इतना इंपॉर्टेंट देश बन गया है कि उसमें इतनी माइक्रो लेवल पे स्टडी की जा रही है, इतने माइक्रो लेवल पे एनालिसिस किया जा रहा है। It also shows कि इंडिया हैज अराइव्ड जहां दुनिया में यूएस इलेक्शंस की अकेली डिस्कशंस हुआ करती थी, अब भारतीय इलेक्शंस को इतना स्पेस मिल रहा है मीडिया में। We should be happy actually, and I am particularly giving my own view. I'm actually happy that the North American, Western European media is commenting on Indian elections. वो negative commentary कर रहे हैं, it's all right, but it demonstrates कि इंडिया इज नॉट लाइक एनी अदर कंट्री। दुनिया में 200 के करीब देश हैं, आप 200 के करीब देशों में से कितने प्रेसिडेंट्स के नाम जानते हैं, कितने प्राइम मिनिस्टर्स के नाम जानते हैं? आपके व्यूअर्स खुद ही अपने सामने अगर एक टेबल लेके बैठ जाए, मैं उन्हीं से पूछ लेता हूं कि मैक्सिको के प्रेसिडेंट का नाम क्या है, ब्राजील के का क्या नाम है, अर्जेंटीना के क्या नाम है, डेनमार्क का क्या नाम है, जर्मनी का क्या नाम है। लोगों को 200 देशों को छोड़िए, जो टॉप 20-25 कंट्रीज के प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स के नाम नहीं मालूम होंगे। परंतु आज एक रिकग्निशन है ग्लोबली कि भारत के भारत की स्ट्रेंथ का, भारत एज ए नेशन का, भारत की पॉलिटिकल पार्टीज का, भारत की इलेक्शन का, भारत के लीडर्स का। ये पिछले 10 सालों में अगर हम देखें, मीडिया ऑनस्लॉट बढ़ गई है, सोशल मीडिया ग्रो कर गया है, बट इंडिया हैज गॉट इट्स शेयर। तो मुझे ऐसा लगता है कि फॉरेन मीडिया जो ये लिखता है, ये इंडिया की स्ट्रेंथ को रिफ्लेक्ट करता है कि दे आर रिकॉग्नाइजिंग दैट इंडिया इज इंपॉर्टेंट एंड देयरफॉर कमेंटिंग ऑन इंडिया इज इंपॉर्टेंट। जी, बड़ी आपने इम्पॉर्टेंट बात की, इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का नाम दुनिया में अगर कोई 2-4 लीडर जाने जाते हैं तो नंबर 1 है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भारत की 1.4 बिलियन पॉपुलेशन में ही नहीं जाने जाते, बल्कि वर्ल्ड वाइड 8 बिलियन पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा जाने जाने वाले लीडर जो बाइडन के बाद शायद वो हों। जो बाइडन को भी इसलिए लोग जानते हैं, वो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, और अमेरिका चूँकि दुनिया के हर मामले में सबसे ज़्यादा अमल दखल देता है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, सदर व्लादिमीर पुतिन और जो बाइडन, ये मेरा ख्याल है, और सदर जी, ये 4 लीडर हैं जो दुनिया में सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं। सर, आज की बातचीत को कंक्लूड करते हुए भारत के इलेक्शन 2024 के इर्द गिर्द और क्या फैक्टर्स आपको नज़र आते हैं, और ये इलेक्शन कितने होपफुल हैं भारतीयों के लिए भी, और इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में इसका क्या इम्पैक्ट होगा? इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में बहुत बड़ा इम्पैक्ट है कि भारत में अगर स्टेबल गवर्नमेंट, एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, मेजॉरिटी से गवर्नमेंट फॉर्म होती है, तो इट इज अ सिग्नल फॉर द वर्ल्ड कि हमारी जो पॉलिसीज हैं, इंटरनेशनल पॉलिसीज, उसमें कंटिन्यूटी रहेगी। और दूसरी बात यह है कि हमारी जो स्ट्रेंथ है, जिसको हमने डेवलप किया है ओवर द कोर्स ऑफ लास्ट फ्यू इयर्स, उसको हम कैपिटलाइज कर पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि 2 मेजर स्टेप्स जो है भारत को लेने चाहिए भारत में स्टेबल मेजॉरिटी गवर्नमेंट आने के बाद। वो है, एक तो यूनाइटेड नेशंस में परमानेंट सीट के लिए भारत को अपना दावा पेश करना चाहिए, और दूसरा कॉमनवेल्थ का हेड भारत को बनना चाहिए। हमें कॉमनवेल्थ को डिसबैंड करना या छोड़ने के बारे में विचार ना करके, कॉमनवेल्थ की लीडरशिप को लेकर द हेड ऑफ द कॉमनवेल्थ भारत से आए, इससे बड़ा मेरे ख्याल से इंटरनेशनल लेवल पर और कोई उपलब्धि नहीं हो सकती। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल
में परमानेंट सीट और कॉमनवेल्थ की हेडशिप, ये दो चीजें इसके ऊपर ये इंटरनेशनल इम्पैक्ट आ सकता है। और भारत will play a very important role in mediation between USS Russia and Ukraine. ये स्टेबिलिटी ऑफ यूरोप एंड स्टेबिलिटी ऑफ दिस रीजन में भारत का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। उसके बाद जो मिडिल ईस्ट में भी जो क्राइसिस है, मुझे लगता है कि इजराइल विल इनवाइट इंडिया टू प्ले अ मीडिएटर देयर आल्सो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका इंडिया में स्टेबल गवर्नमेंट बनती है तो अमेरिका इंडिया को यूज करना चाहेगा एज अ स्ट्रॉन्ग एलाय अगेंस्ट चाइना, मोर सो देन बिफोर। अभी दे आर प्लेइंग हियर एंड देयर बिकॉज अभी वो भी अपने चॉइसेस को वैल्यूएट करते रहते हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी द इन्फ्लुएंस ऑन इंडिया। इंडिया में मुझे ऐसा लगता है कि अगर जब ये जून में स्टेबल मेजॉरिटी गवर्नमेंट आएगी तो उसके एजेंडा पे की थिंग्स, एक तो आई थिंक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। भारत देश में वी हैव वेरी पैरोकियल ओल्ड सिस्टम्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जिसके ऊपर रिफॉर्म्स होना बहुत जरूरी है। कुछ रिफॉर्म्स इनिशियली अडॉप्ट भी किए गए थे जहां पे लैटरल एंट्री वगैरह स्कीम्स को भारत में एक गवर्नमेंट में एक्सपर्ट्स को लाना और उनको लेकर आना, डायरेक्टली लेकर आना हायर लेवल शुरू हुआ था, परंतु उसको बढ़ावा देना और उसको एक सिस्टमैटिकली एक सिस्टम का एक हिस्सा, परमानेंट हिस्सा बनाना, उसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म बहुत जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर स्टेबल गवर्नमेंट मेजॉरिटी गवर्नमेंट आती है तो वी वुड आल्सो सी मोर लाइक्लीहुड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड एंड आल्सो आई वुड सी स्ट्रॉन्गर सेंटर will also try and determine good policies and stronger policies around developing better policies for I think climate, health and for poor people. एक इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बनाने जो नेशनल लेवल पे तैयार हो जो कि गरीब लोग भी यूटिलाइज कर पाए और उसको उनको ऊपर बढ़ने का एक जरिया मिल जाए और वो इस तरह से हो कि जो अभी AQI जो है बहुत सारे शहरों में एयर क्वालिटी है वो 300-400 लेवल क्रॉस कर जाती है कुछ महीनों में, वो एक इशू जो है वो हैंडल हो जाए ताकि हमारी जो सिटीज हैं वो ब्रीदेबल, लिवेबल हो जाएं। तो ये अगर चीजें होती हैं मुझे ऐसा लगता है स्टेबल गवर्नमेंट जो है वो अपनी प्रायोरिटी में रखेगी। फार्मर्स के लिए आई थिंक आप देखें, मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है कि यू विल अगेन सी मार्केट, अगर मार्केट फोर्सेस शुड डिटरमिन द वर्थ ऑफ फार्मर प्रोड्यूस, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको एक स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव मिलेगा। फाइनली मुझे ऐसा लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग मेजॉरिटी गवर्नमेंट सेंटर में जब आएगी तो उसका हमारे बॉर्डर्स के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं दे विल बी on the back foot rather than taking advantage of Indian vulnerability. जब भी हमारे देश में वीक गवर्नमेंट आती है या सरकार ऐसी आती है जो जोड़ मोड़ तोड़ से बनी हो, जैसे वो वेरियस कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन से बनी हो, तो हमारे नेबर्स हमेशा उसका एडवांटेज लेते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट जब भारत में जून 2024 में सेंटर में आएगी तो constitutional reforms, administrative reforms, initiatives for better quality of life for citizens, and finally, our well-guarded, strong borders. ये हम अपेक्षा करते हैं ये सब हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर धीरज शर्मा जी, हम आपके शुक्रगुजार हैं। आप हमें गाहे बगाहे वक्त देते रहते हैं और आपकी इन डेप्थ जो स्टडीज़ हैं, एनालिसिस हैं, वो हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत वैल्यूएबल हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। व्यूअर्स, बात ही सुनी आपने प्रोफेसर धीरज शर्मा की भारत के इलेक्शन 2024 के हवाले से। बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं उन्होंने एनालाइज़ किए और जो भारत के इलेक्शन करीब आ रहे हैं हम अपनी नशरियात भारत के इलेक्शन के हवाले से
बढ़ा रहे हैं और आने वाले दिनों में हम अपने YouTube के चैनल पे लाइव स्ट्रीमिंग भी ANI के तावन से शुरू करने वाले हैं। आज की बातचीत मेरे साथ और प्रोफेसर धीरज शर्मा जी के साथ देखने सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप टैग टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ आप इसी चैनल पे डोनेट के बटन को क्लिक करके हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। आप हमारी ऐप्स एंड्रॉयड, एप्पल, Amazon Fire और रॉको पे डाउनलोड कीजिए। यू कैन वॉच टैग टीवी न्यूज़, व्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट 24/7 through our apps. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.